बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जावेद गफ़ारी आपकी खिदमत में हाज़िर। और आप जो मेरे दोस्त मुझे फॉलो करते हैं उनका शुक्रिया भी। और वो जानते हैं कि मैं आजकल कराची में हूँ। कराची में जब कराची का नाम आता है, ये कराची बोलते भी ऐसे हैं उसको, जब इसका नाम आता है तो उर्दू बोलने वाले और ख़ास तौर पे उर्दू बोलने वालों की स्पोर्ट में समझी जाने वाली जमात MQM का जिक्र ज़रूर आता है। MQM जब मैं लास्ट टाइम आया था अप्रैल 2016 में, तो तब MQM कुछ और थी। 22 अगस्त को जब हमने लाहौर में बैठ के या इस्लामाबाद में बैठ के कवरेज की MQM के हवाले से, वो कुछ और थी। आज की MQM क्या है और वो जो मैं फील कर रहा हूँ, तकरीबन मुझे 4 दिन हो गए हैं यहाँ पे, तो वो फीलिंग्स भी मैं इजहार करूँगा। और आज की MQM के बारे में ख़ास तौर पे हम राय लेंगे। यहाँ पे मौजूद सहाफ़ी भाई हैं हमारे, एक सीनियर एंकर मेरे साथ मौजूद हैं, GTV से उनका ताल्लुक़ है, जनाब अब्बास मुमताज़ मेरे साथ मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ पे शाहिद हुसैन मेरे साथ मौजूद हैं। शाहिद हुसैन कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं और यहाँ पे तमाम जो मामलात अदालती हैं उनसे तो आगाह रहते हैं, क्योंकि वो यहाँ के बाकायदा रिहायशी हैं, तो वो बाकी जो सियासी मामलात हैं उससे भी आगाह हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगा अब्बास मुमताज़ से, और अब्बास मुमताज़ से मैं पूछूंगा कि MQM जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है वो क्या है, आज उसकी डेफिनेशन आपके जहन में क्या आती है? बहुत शुक्रिया जावेद गफ़ारी, आज आपने ऑडियंस से मिलवाया और यकीनन ये आपके ऑडियंस इसको देखेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जहाँ तक ज़िक्र ताल्लुक़ है, मैं 2004 से कराची में हूँ। मैंने अपनी शऊर की आँख कराची में खोली, तो उस वक्त कराची के अंदर जो MQM की सूरत हाल थी, MQM का जो एक इनका तसल्लुत कहा जा सकता है, ये लफ्ज़ बिल्कुल दुरुस्त है। MQM को एक परिंदा भी पर नहीं मारता था MQM की मर्ज़ी के बगैर, बल्कि यहाँ तक कहा जाता था कि थानों के जो SHO हैं वो MQM के यूनिट और सेक्टर ऑफिस से तब्दील होते थे, उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग वहाँ से होती थी। ये एक वक्त हमने देखा था और एक खौफ की फ़ज़ा थी बहुत सारे इलाकों के अंदर। कोई ऐसा दफ्तर नहीं था जिसके अंदर MQM की, बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है, इन्फ्लुएंस। MQM की बुनियाद की बात करें तो हमारे ऑडियंस बड़े बाशऊर हैं, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि MQM की जो इब्तिदा थी वो एक जस्टिफाइड रीजंस पर की बेस पर खड़ी थी। कोटा सिस्टम और सिंध के वडेरों का जुल्म और बहुत सारे मसाइल थे जिनकी वजह से खड़ी हुई। लेकिन हमने देखा, वक्त ने देखा कि इब्तिदा में जब इनको पॉपुलैरिटी मिली, उर्दू स्पीकिंग एरियाज़, डोमिनेटिंग जो एरियाज़ थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली इनके नज़रिए को, इस अर्बन और रूरल सिंध की बेस पे जो इन्होंने बनाई थी। लेकिन जब ये गवर्नमेंट में आ गए, जब इनको हुकूमत की कहते हैं ना आदत पड़ गई या वो हवस, तो उसके बाद ये अपने उस काज से हट गए और इन लोगों ने शायद जो खुदा ताला ने इनको कामयाबी दी थी अवानों तक पहुंचाया। बहुत मैस लेवल पे फेडरल गवर्नमेंट में रहे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बारहा रहे, शहरी हुकूमत इनके पास, फेडरल गवर्नमेंट में तो आज भी MQM का नाम आज भी MQM के 6 लोग फेडरल गवर्नमेंट में हैं। तो उस मतलब अपने ट्रैक से हट गए। तो फिर 3 दिहाइयों तक इस शहर के साथ क्या होता रहा आप सब भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, सब जानते हैं, मीडिया पे MQM के बारे में हम बात कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो ज़ेर बहस आ रही हैं। शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, और वो अदालती मामलात के अलावा बताएंगे कि वो MQM की मौजूदा सूरत हाल पर क्या कहते हैं। क्योंकि अभी मेरा ख्याल में सबसे ज़्यादा कोर्ट या फिर इदारे जो हमारे रेंजर्स हैं या दीगर जो इदारे हैं उन्होंने ये मामलात चेंज किए हैं। तो शाहिद हुसैन आप कैसे रोशनी डालते हैं इस मामले पर? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि MQM के जो वज़ीर हैं खालिद मकबूल सदीकी, वो भी वफाकी वज़ीर IT हैं और वो अदालतों से इश्तिहारी हैं। ये सबसे अहम बात है, शायद कोई किसी ने उनके वज़ीर बनने के बाद ये कोर्ट नहीं की होगी, तो वो इश्तिहारी हैं, उनके ऊपर संगीन नोयत के केसेस हैं, लेकिन वो वफाकी वजारत एंजॉय कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि MQM का ज़वाल 22 अगस्त 2016 के बाद से आया। इससे पहले जो है वो, जैसे अब्बास साहब बता रहे थे कि हर काम, हर चीज़ MQM की मर्ज़ी के बगैर नहीं होती थी, और साथ में जो सूबे की हुकूमत होती थी वो भी कभी भी किसी किस्म का इकदाम इनके खिलाफ नहीं करती थी। आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो ऑपरेशन हो रहे हैं तजावज़ात के खिलाफ, इसके अलावा जो निज़ाम दूसरा तब्दील हुआ है वो अदालत के हुक्म पर हुआ है, लेकिन किसी मौजूदा वक्त की हुकूमत ने करने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वो खौफजदा होते थे। MQM का एक तंजीमी स्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त होता था। उसके बाद वो कारकुनों के अंदर जो है वो घुल मिल के रहते थे, उन कारकुनों के अंदर रहते थे। उसके बाद उनके तंजीमी मामला बहुत अच्छे होते थे। लेकिन 22 अगस्त के बाद चाहे वो
एमक्यूएम के फारूक सत्तार हों या नीचे एक सेक्टर या यूनिट के लेवल का कोई कारकुन हो, हर एक आदमी जो है वो एक मुंतशिर हो चुका है। उसके बाद उनकी तंजीमी स्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है। वो वजूहत अल्ताफ़ हुसैन एमक्यूएम के जो बानी थे उससे दूरी के बाद धड़ेबाजी हो गई, पीएसपी आ गई, पीएसपी के जो अहम लीडर थे वो पीएसपी में चले गए, वो पीएसपी बन तो गई लेकिन वो भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई। उसके बाद एमक्यूएम के जो 2-4 जो लोग जो बुनियादी बानी रुकनों में से थे, जिसमें फारूक सत्तार और आमिर खान थे, उनमें लड़ाइयाँ हुई। पहले लड़ाई ऐसी होती थी जो अंदर की कमरों के अंदर होती थी, फिर मीडिया पर आना शुरू हुई, और आज जैसा कि आप वाकिफ़ हैं कि फारूक सत्तार के खिलाफ जो कंवर नवीद जमील हैं वो अदालत जा चुके हैं, एक दूसरे के खिलाफ अब अदालतों में जाना शुरू हो गए, मुकदमा सामने फेस कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ सेम नोयत की एक ही FIR में सारे नामजद हैं, चाहे मेयर है या इसके अलावा दूसरा जो रुकन सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली हैं, फेस करें। लेकिन सबसे बुनियादी वजह जो कराची का शहरी समझता है वो यही समझता है कि एमक्यूएम के बानी से दूरी के बाद जो है वो इनको, जैसे अब्बास ने बताया, एक तो याशी और इस तरह उनको पैसा बनाने का एक लग चुका था, लत लग चुकी थी, वो अब मुंशिर हो चुकी है। अब लगता नहीं है कि वो अच्छा शायद ये आपने ये तो हमें बताया, ये तो आपने हमें बताया कि एमक्यूएम मौजूदा हालत क्या है, लेकिन आप ये भी हमारे ऑडियंस को बताएं कि ये मौजूदा हालत क्यों हुई है, कौन से ऐसे रीजन थे, कहीं लूप होल्स होते हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उस पर अल्लाह ताला की भी मुसीबत आती है, उसकी लाठी जो बेआवाज़ है वो बरसती है। आपके नज़दीक एमक्यूएम इस हालत में क्यों पहुंची है? देखें, जो कराची का बुनियादी और एक पुराना शहरी है जो एमक्यूएम का हमदर्द है, हमदर्द ये समझता है कि जो एमक्यूएम के बानी जो ट्रैक से उतरे थे और इदारों के खिलाफ बोलना शुरू किया था उन्होंने, तो वो उसकी वजह असल ये होती थी कि जो हक़ाइक़ से उनके जो मुशीर थे वो उनको आगाह नहीं करते थे। बुनियादी जो कारकुन है जो 40-50 साल से एमक्यूएम के साथ वाबस्ता रहा है और एमक्यूएम के बनने के बाद ही वो अपने वजूद शहर में वो अपने वजूद को बरकरार रख सकता था, वो ये समझता है कि जो बीच के लोग थे जो इनके अल्ताफ हुसैन से कनेक्टिविटी थी या नहीं थी? अल्ताफ हुसैन क्या आपको लगता है कि वो मेरिट पर काम कर रहे थे? आपको लगता है वो चले उर्दू स्पीकिंग लोगों के राइट्स की भी बात कर रहे थे? आपको लगता है कि वो एक ऐसी जंग लड़ रहे थे जिन बुनियादों पर उन्होंने एमक्यूएम को खड़ा किया था और लोगों ने उनको हिमायत का वोट दिया, तो क्या अल्ताफ हुसैन वो काम कर रहे थे? एमक्यूएम को वो फ़वाइद हासिल हो गए थे, लेकिन तस्लीम क्योंकि वो एक ही अल्फाज होता था कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है, ऐसा नहीं था। जब हमने यहाँ आके तालीम हासिल की, उसके बाद 2002 से मैं भी यहाँ कराची में हूँ, तो कोई ऐसा इदारा नहीं था जिसमें एमक्यूएम के लोग मेरिट पे या मेरिट से हट के भर्ती ना हुआ हूँ। जहाँ इनके हाथ लगे उन्होंने भी रंगे हाथों अपने लोगों को बहुत ज़्यादा नवाजा। पीपल्स पार्टी पे या दूसरी जो सियासी जमातें उनके ऊपर इल्ज़ाम तो आता है, लेकिन एमक्यूएम ने, जैसे मैं KPT की मिसाल दूँ, KPT में 12,000 लोग मेरिट के बरक्स लोग भर्ती हुए। KPT, वाटर बोर्ड, एजुकेशन डिपार्टमेंट, KMC, एमक्यूएम जो है वो जो राज कर रही थी हमारे ऊपर, वो अब एमक्यूएम क्या कहते हैं, तितर बितर हो गई है, ये वर्ड हो सकता है। या एमक्यूएम क्या आपने बताया 6 MNAs हैं, 2 मिनिस्टर हैं, एक इश्तिहारी है, दूसरा वजीर कानून है। मुकदमे तो सब हैरान की शाहिद हुसैन ने, वाकई मेरी भी आंखें खुल गई हैं कि एक जो इश्तिहारी हैं वो हमारा वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और दूसरा एमक्यूएम का जो रुकन है MNA है वो हमारे वजीर कानून है। तो हुजूर वजीर कानून भी वो खुद हैं, तो इश्तिहारी भी वो खुद हैं, तो वो क्या कानून लागू करेंगे? देखिए, अभी जो केसेस यहाँ जेर इल्तवा हैं काफ़ी अरसे से, जो ख्वाजा इजहार, फारूक सत्तार या दूसरे लोग जाके अदालतों में पेश होते हैं, उनकी अब हालत तो वही होने वाली है जो आसिम जरदारी या दूसरे लोगों के साथ हुई कि अपनी प्रोसिक्यूशन, अपने लोग, अपनी अदलिया, अपने जज, और जाके कुछ अरसे बाद बरी हो गए। तो इनके साथ भी वही होने वाला है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल से लेकर नीचे असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर तक सारे के सारे वो PTI की हुकूमत में एमक्यूएम के कोटे पर भर्ती हुए, और कुछ अरसे बाद यही लगता है कि ऐसा ऐसा करके ये बरी हो जाएंगे। लेकिन कराची में जो लोग मारे गए, जिनकी ज़मीनों पर कब्जा हुआ, उसका कौन जिम्मेदार है? वो उसका तयन शायद आखिरत तक ना हो सके, लेकिन ये है कि ज़वाल आया है और एमक्यूएम अब तितर बितर हो चुकी है। और अल्लाह ताला करम फरमाए। मैं कंक्लूड करूंगा कि मैं 3-4 दिन से यहाँ पे मौजूद हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुरअमन ज़िंदगी है जहाँ पर। पहले जब आए थे तो मुझे यही दोस्त मेरे जो होते थे, चाहे ये हों या शाहिद हुसैन हो, मुझे कहते थे कि गफारी साहब ज़रा बाहर ख्याल से जाइएगा, अपनी उसके ऊपर गारंटी के ऊपर, मतलब मुझे ये सिक्योर भी करते रहे, लेके भी जाते रहे, जगहों पर हम घूमते भी रहे। लेकिन इस दफ़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि आज मैंने स्पेशल बस के ऊपर सफ़र किया, सिर्फ ये जान चुकूँ कि वहाँ पे लोग जो अवाम है उनकी क्या है। गफारी साहब के एक्स्ट्रा से पहले एक कमेंट मैं करना चाहता हूँ कि हमारे जो ऑडियंस है वो कहीं ये ना समझे कि ये वीडियो प्योरली एमक्यूएम के खिलाफ है। असल में गफारी साहब ने जब कराची शहर की सूरत हाल देखी
इनका अंदर वो जो पाकिस्तानी का पेन था वो बोला है, और उन्होंने कहा यार इस शहर की हालत क्या हो गई है, लाहौर कहाँ पहुंच गया, कराची कहाँ पहुंच गया। तो कराची को इस हाल में पहुंचाने के जो जिम्मेदार लोग हैं उनमें एक एक करके सबको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज एमक्यूएम का नंबर था तो डेफिनेटली उनको डिस्कस किया गया। पीपल्स पार्टी है, परवेज मुशर्रफ है, एमक्यूएम मेन स्टेक होल्डर है कराची में, सिंध में, कराची में खास तौर पे, अमन में या बदअमनी में, दोनों में मेन स्टेक होल्डर ही एमक्यूएम के एमएनएस और एमपीए जो है वो वाटर कमीशन में जा रहे हैं, जाके दरखास्तें दे रहे हैं कि हमारे जो घर के सामने गटर लाइन गुजरती है उसमें से निकासी आपका मसला है, घरों में पानी नहीं आ रहा। और पहले ये लोग 20 साल 30 साल जो कराची पर हुकूमत की है तो वो निजाम के मेंटेन नहीं कर सकते थे। आज भी केएमसी में मेयर कराची एमक्यूएम का है, क्या वो पानी का मसला हल नहीं कर सकता? क्या वो सीवरेज का मसला नहीं हल कर सकता? एमक्यूएम मसाइल अगर हल करने होते और मसाइल वो हल करते होते तो आज एमक्यूएम की ये हालत न होती। एमक्यूएम आज भी उसी तरह स्ट्रांग होती और एमक्यूएम का मुक्का आज भी उसी तरह लहरा रहा होता। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मेरे कराची को इसी तरह मजीद अमन वाला बनाए, मजीद पाकिस्तान को तरक्की का बायस ये जैसे बनाता था अभी भी वैसे बनाए, और वैसे जैसे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, अल्लाह ताला इसको मजबूत करे इस रीढ़ की हड्डी को, ताकि मेरा मुल्क मजीद मुस्तहकम हो। डेफिनेटली सो मच अब्बास मुमताज, थैंक यू सो मच शाहिद हुसैन, आपने अपने नॉलेज से, अपने इल्म से हमें आगाह किया, और मेरे व्यूवर्स जो हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे सुनते हैं और बर्दाश्त करते हैं और कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक दुआ ज़रूर किया करें और एक अच्छा काम ज़रूर किया करें। जज़ाकल्लाह।